ठीक है बच्चों, ध्यान दो। कल वाली क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट को एक बार समझ लिया था, और ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के अलावा हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी एक बार देख लिया था। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने कर ली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज जो हमको समझना है वो ये देखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो फिगर था वो कल समझ लिया था। अब जो अगला क्वेश्चन जो है, क्या वह इसमें रिकॉर्डिंग चल नहीं रही क्या? नेटवर्क का इशू हो गया दोबारा से? नहीं नहीं सर, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है सर। मैं शो हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ? अब हो रहा नहीं, हूँ। ब्लैक बोर्ड पे हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अलावा बच्चे एक आध चीजें और होती है, वो हमको जरा आज की क्लास में समझनी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ में ही यूएनडीपी एक निकालता है इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI। क्या निकालता है? इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI। इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो। इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI का मतलब है कि मान लो ह्यूमन डेवलपमेंट देश का कुछ भी है, और जो भी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट है, उस ह्यूमन डेवलपमेंट में इनइक्वालिटी की वजह से कितना लॉस हो रहा है। इनइक्वालिटी समझते ना आप लोग? इनकम की इनइक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटी, इन सब इनइक्वालिटीज की वजह से कितना लॉस हो रहा है। तो जो लॉस हो रहा है उसको कौन दिखाता है? उसको दिखाता है इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI। तो 2019 की जो रिपोर्ट है, 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का एक तरीके से हम कहें कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI जो है, दैट इज, नोट कर लो आप, 0.477। 0.477। और इनइक्वालिटी की वजह से हमको करीब 26% का लॉस हुआ है। इनइक्वालिटी की वजह से 26% का ह्यूमन डेवलपमेंट का लॉस हुआ है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि वैसे हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वैल्यू कितना था, दैट इज 0.647। तो 0.647 वैसे हमारा HDI है अगर नॉर्मली निकाला जाए, और अगर इसको इनइक्वालिटी के साथ में कंपेयर करेंगे तो कितना निकल रहा है? 2.477 निकल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इनइक्वालिटी की वजह से हमको इतना लॉस हो रहा है, करीब 26% का लॉस हो रहा है। मतलब हमारे देश में अभी इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है कि हमारे को इतना ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट का लॉस हो रहा है। ठीक है, और अगर हम इसी को समझें तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में जो पुअरेस्ट 40% लोग हैं, पुअरेस्ट 40% लोग मतलब जो निचले तबके के, बिल्कुल अगर ये मान लो कोई एक ये इस तरीके से कोई लैडर है, तो ये निचले वाले जो 40% लोग हैं हमारे, इनके पास केवल और केवल 19.8% की वेल्थ है। जो पुअरेस्ट 40% है उनके पास केवल 19.8% की वेल्थ है। इनकम इनके पास केवल इतनी है। इसके अलावा अगर हम रिचेस्ट 10% की बात करें तो उनके पास 30% वेल्थ है। जो रिचेस्ट 10% लोग हैं उनके पास 30% इनकम है, और जो रिचेस्ट 1% लोग हैं इकोनॉमी में, कंट्री में, उनके पास 21.3% इनकम जनरेट उनके पास हो रही है। तो कुल मिलाकर के हमको समझना है कि इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी देश में है कि आप ये खुद देखिए कि जो निचले तबके के 40% लोग हैं उनके पास केवल 19.8% इनकम है, और जो रिचेस्ट 1% लोग हैं उनके पास करीब करीब 21.3% का वेल्थ है।
रिचेस्ट 1% के पास 21.3%, मतलब 1% पॉपुलेशन के पास 21.3% का इनकम है। तो इसका मतलब क्या है कि कंट्री में इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा है। ठीक, तो हम लोगों ने पहले समझा एचडीआई क्या होता है, फिर हम लोगों ने समझा कि एचडीआई कैलकुलेट कैसे होता है, फिर हम लोगों ने समझा कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई क्या है। अब इसी के साथ में बच्चे ह्यूमन डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने में, क्योंकि हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट समझ रहे हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने में हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी इसमें समस्याएं आ रही हैं, तो कुछ हमें इंडेक्स चाहिए। पहला इंडेक्स हम लोगों ने एचडीआई निकाला, एचडीआई को हमने समझा वो कैसे कैलकुलेट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का जो इंडेक्स हम लोगों को समझना है, दैट इज, हेडिंग डालिए, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसको GII भी हम लोग बोलते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। अब ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या होता है इसको समझ लीजिए, हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए क्या क्या हमारे पास मेजरमेंट है, वो सारी चीजें हम लोग अब समझेंगे। ठीक है, तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का मतलब है, हमने जब ह्यूमन डेवलपमेंट समझ रहे थे या डेवलपमेंट भी समझ रहे थे, तो हमने समझा कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि देश के विकास में सभी की भागीदारी होनी चाहिए, सभी का योगदान होना चाहिए। सभी का योगदान मतलब अगर हम कहें कि उस डेवलपमेंट में हमारे पास वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, उसमें ट्रांसजेंडर और जो बाकी जो और तरह के जो लोग हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी हो गई, उनका योगदान भी होना चाहिए उसमें। हर तबके मतलब रीजन वाइज अगर देखें तो सभी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट को या देश के डेवलपमेंट को जेंडर के हिसाब से तोड़ते हैं, when we calculate it through the lens of the gender itself, कि जेंडर के मामले में कितनी इनइक्वालिटी अगर देश में है, तो वो जो इंडेक्स निकलता है वो कैसे निकलता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ये भी कौन निकालता है, इस अगेन यूएनडीपी के द्वारा निकाला जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाला जाता है, और ये निकाला जाता है 2010 से। ठीक है, तो 2010 से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को निकालना जारी कर दिया है। वैसे इसने सबसे पहले 1995 में एक ऐसा इंडेक्स निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। इसको जेंडर एम्पावरमेंट मेजर उस समय कहते थे, GEM, वो निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका काफी क्रिटिसिज्म हुआ, जिसके चलते 2010 में हमारे पास जो इंडेक्स आया उसको हमने बोला जेंडर इनइक्वालिटी। अब जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है वो कैसे चीजों को नापता है, कैसे चीजों को करता है, वो अब हमको समझना होगा। तो सबसे पहले लिख लो, इट मेजर्स इनइक्वालिटी इन 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये इनइक्वालिटी को मेजर करता है 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से। तो ये लाइन दोबारा रिपीट करना। इट मेजर्स inequality in 3 important aspects of human development. 3 important aspects of human development. पहला लिखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेजर। सबसे पहला कौन सा है? जैसे एचडीआई में हम लोगों ने देखा था कि एचडीआई में क्या होता था, एचडीआई में 3 चीजों से निकलता है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऐसी इसमें भी 3 मेजर है। सबसे पहला मेजर कौन सा है, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहला कौन सा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे हम उसको क्वांटिफाई करेंगे, तो उसके लिए भी 2 मेजर्स होते हैं। सबसे पहला होता है MMR,
MMR, जिसको हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। एक होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है कि जो 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से कितने बच्चे 1 साल की उम्र से पहले, या वो अलग अलग मेजर्स निकलते हैं, कितने बच्चे उनकी डेथ हो जाती है, तो वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और सेम मेजर को जब हम मदर के साथ में निकालते हैं कि कितनी मदर्स डेथ हो जा रही है इसकी वजह से, तो उसको हम बोलते हैं MMR। तो ये MMR 10 लाख के हिसाब से निकालता है, ठीक है। 10 लाख महिलाओं में कितनों की मौत हो जा रही है प्रेगनेंसी के दौरान, या बर्थ, जब वो बेबी को बर्थ दे रही है उसमें कितनों की डेथ हो जा रही है, उसको बोलते हैं MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और दूसरा एडोलसेंट बर्थ रेट्स, सेकंड इज इसी के अंदर ही, अगर हम इसको एक है तो सेकंड इसमें एडोलसेंट बर्थ रेट्स की बर्थ रेट क्या है कंट्री में, उसमें कितना कंपैरिजन है, कितना रिलेशन है, वो दिखाता है। सेकंड जो इसका मेजर है, पहला मेजर तो क्या था, रिप्रोडक्टिव। दूसरा मेजर जो ये कैलकुलेट करता है वो है आपका एम्पावरमेंट, दैट इज एम्पावरमेंट। और एम्पावरमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम्पावरमेंट को कैलकुलेट करने का पहला मेजर है वो है, लिखो इसमें, प्रपोर्शन ऑफ फीमेल्स या प्रपोर्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑक्यूपाइड बाय फीमेल्स, प्रपोर्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स occupied by females, ठीक है। एम्पावरमेंट भी उस दिन हम लोगों ने समझा था कि जब आप पॉलिटिकल चॉइस, इकोनॉमिक चॉइस, सोशल चॉइस अपनी अपनी मर्जी से ले पा रहे हो तो हम उसे एम्पावरमेंट कह रहे हैं। एम्पावरमेंट को हम कैसे शो कर रहे हैं, पहला तो दिखा रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उनमें कितना प्रोपोर्शन वुमेन्स का, ठीक है। आइडियल देखें तो 50% होना चाहिए या 49 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, जितना वुमेन्स का परसेंटेज है एक तरह से पॉपुलेशन में। लेकिन कंट्री में कितना है उसके हिसाब से फिर इनइक्वालिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट इज प्रोपोर्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑक्यूपाइड बाय फीमेल्स। सेकंड हम देखेंगे, देखो, प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट फीमेल्स एंड मेल्स, प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट फीमेल्स adult females and males aged 25 and older, aged 25 and older with at least some secondary education, कि देश में जो एडल्ट पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन मतलब 25 और उससे बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनमें से कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त हो रखी है, ठीक है। तो वहां से भी एम्पावरमेंट देखिएगा, एजुकेशन से भी एम्पावरमेंट होता है। इफ देयर इज एजुकेशन देयर इज एम्पावरमेंट। तो नोट कर लो। और थर्ड मेजर है, थर्ड मेजर इज योर इकोनॉमिक स्टेटस। पहला आप लोगों ने देखा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा एम्पावरमेंट, तीसरा जो मेजर है दैट इज इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास एक मेजर है, उसको लिख लो जरा, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन।
लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन का मतलब है लेबर का क्या पार्टिसिपेशन है, मतलब फीमेल्स का लेबर पार्टिसिपेशन रेट कितना है। ठीक है, दो तरह का एक मेजर होता है बेटा इसमें, एक होता है लेबर फोर्स, एक होता है वर्क फोर्स। दोनों के बीच में क्या अंतर है, कोई बताएगा? अक्षिता या रूपाली, क्या अंतर है बेटा दोनों में? लेबर फोर्स क्या और सर, वर्क फोर्स दोबारा में क्या बोलना अंतर है? इसमें? लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? पता नहीं सर एग्जैक्टली क्या है। एग्जैक्टली नहीं पता? नहीं। फिर कैसे पता है? चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले समझते हैं लेबर फोर्स, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। और एक होती है वर्क फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब है कि कंट्री में कितने ऐसे एबल बॉडीड पर्सन्स हैं जो या तो काम कर रहे हैं या जो काम करना चाहते हैं। और एबल्ड बॉडी का मतलब क्या हो गया, तो हम कह रहे हैं कि देश में 15 से 59 ईयर्स के जो लोग हैं, ठीक है, जो प्रोडक्टिव एज हमारी है, प्रोडक्टिव एज में कितने ऐसे लोग हैं जो या तो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, उन सबको मिला के क्या बनती है हमारी लेबर फोर्स। मतलब इसमें जो काम कर रहे हैं वो भी हैं और जो बेरोजगार है वो भी, तो वो तो हो गया आपके लेबर फोर्स। दूसरा होता है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स का मतलब है वो लोग जो एक्चुअली में जिनके पास काम है, मतलब जो बेरोजगार नहीं है, जिनके पास एक्चुअली में काम है, वो कहलाते हैं वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स पार्टिसिपेट, तो लेबर मार्केट में कैसे निकलता है? लेबर मार्केट का मेजर क्या है हमारे पास कि लेबर मार्केट में निकालते हैं पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल्स। तो लिख लो participation rate of females and male population age 15 years and above, age 15 years and above। age 15 years and above। ठीक है, इतना नोट कर लिया। अब जरा इसका वो लिख लो, मेजरमेंट लिख लो। अब लिखो एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019, एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019, एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019, वैल्यू ऑफ GII ऑफ इंडिया इज। अब एक बार ये भी समझ लो, इसमें जो वैल्यू निकलती है वो 0 से 1 के बीच निकलती है। तो वैल्यू इज कैलकुलेटेड बिटवीन 0 एंड 1। 0 का मतलब है कि एब्सोल्यूट इक्वलिटी है, और 1 का मतलब है कि बिल्कुल भी इक्वलिटी नहीं, पूरी इक्वलिटी है। इट मेजर्स बिटवीन 0 एंड 1। इसका डिटेलिंग नहीं बता रहा आपको कि कैसे कैसे किसका मेजर निकलता है, लेकिन जनरली बता रहा हूं कि 0 और 1 के बीच में निकलता है। 0 का मतलब है एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी और 1 का मतलब है एब्सोल्यूट इक्वालिटी। सॉरी, 0 का मतलब है एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी एंड 1 मींस सॉरी एब्सोल्यूट इक्वालिटी एंड 1 मींस एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी। ठीक है, एचडीआई की तरह नहीं है। एचडीआई में ज्यादा होता है तो मतलब अच्छा होता है, इसमें कम होता है तो अच्छा होता है, मतलब इनइक्वालिटी इतनी कम है। आए समझ में? तो लिख लो जरा 2019 में इंडिया की क्या रैंक थी। 2019 में इसके हिसाब से इंडिया की जो GII की वैल्यू थी दैट वाज
0.501 कितनी वैल्यू थी 0.501 0.501 और रैंक थी इंडिया की 122 रैंक कितनी थी रैंक थी इंडिया की 122 189 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक कितनी थी इंडिया की रैंक थी 122 मतलब कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है जेंडर से रिलेटेड इंडिया में इसके हिसाब से इंडिया का जो एमएमआर था दैट वाज 174 एमएमआर कितना था 174 एमएमआर समझते हैं ना एमएमआर मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना था 174 पर 10 लाख पॉपुलेशन 10 लाख की पॉपुलेशन में 174 एडोलसेंट बर्थ रेट था एडोलसेंट बर्थ रेट क्या हुआ सर क्या ये 174 क्या हुआ डेथ 174 डेथ पर 10 लाख अच्छा ओके मतलब अगर 10 लाख महिलाएं गर्भवती हो रही हैं तो उनमें से हाँ 174 की डेथ हो जाती है ओके ठीक है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एडोलसेंट बर्थ रेट है दैट इज 13.2 नेक्स्ट इज कितनी महिलाएं पार्लियामेंट्री सीट्स ऑक्यूपाई करती हैं कितना परसेंट तो वो था 11.7% मतलब केवल 11.7% सीट्स जो हैं वो महिलाओं के द्वारा ऑक्यूपाई की जाती हैं वहां पर महिलाएं हैं बाकी सभी सीट्स they are occupied by males so it shows the political empowerment of the women in the country कि women's politically कितनी empowered हुई हैं वो ये दिखाता है वो ये मेजर दिखाता है केवल 11.7% सीट्स उनके द्वारा ऑक्यूपाई की जाती है फिर सेकेंडरी एजुकेशन में हम लोगों ने समझा था कि एडल्ट पॉपुलेशन मेल्स और फीमेल्स में कितनी सेकेंडरी एजुकेशन ले ली है तो सेकेंडरी एजुकेशन अगर हम देखें तो फीमेल्स के केस में इट इज 39% एंड मेल्स के केस में इट इज 63%। तो केवल 39% फीमेल्स ऐसी हैं जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन ली है 25 या उससे ऊपर वाली उम्र वाली की बात करें अगर तो और 63% मेल्स हैं तो इट shows the inequality ये inequality को दिखा रहा है जेंडर के बेसिस पे and the last is labor force participation rate कि लेबर फोर्स में महिलाओं का क्या पार्टिसिपेशन है तो फीमेल्स का है 23% फीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन रेट है दैट इज 23% मेल्स का है 78.6 फीमेल का कितना है 20% और मेल्स का है 78.6% और ये भी साल दर साल कम होता जा रहा है महिलाओं ये भी एक चिंता का विषय है कि इंडिया में मेल्स का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो साल दर साल कम होता जा रहा है बहुत सारे रीजंस बताए हैं कि एक तो इनकम जब बढ़ने लगे लोगों की मिडिल क्लास फैमिली में तो अब महिलाओं का काम करना जरूरी नहीं होता इसमें निकाली जाती है कोई उस पर बहुत ज्यादा डिटेल रिसर्च अभी हो रहा है लेकिन ये भी एक चिंता का विषय है कि साल दर साल इंडिया में मेंस का वर्क पार्टिसिपेशन रेशो कम होता जाता है ठीक 1 मिनट जब होल्ड करना शायद इंटरनेट कनेक्शन में कुछ कनेक्टिविटी है लेट चेक इट
आवाज आ रही है मेरी? यस सर, दिख रहा है, क्लियर है मेरे को। आवाज आ रही है? यस सर। Why it is not shown in the recording itself? Okay, चलो, तो ये मेजर्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट मेजर लिखो जो हमको एम्पावरमेंट के लिए समझना है, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, टाइम कम है हमारे पास, जितना भी टाइम है हम उसको जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्या है? इट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब सबसे पहले आप समझो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का मतलब होता क्या है। ठीक है, केवल 10 मिनट बचे हैं, जितना भी होगा हो पाएगा, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। आप लोग फिर समझ जाना कि क्लास खत्म हो गई है, कल फिर हम सेम टाइम पे या जो भी टाइम अगर होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग पहले समझ जाइए कि ये होता क्या है। हम लोगों ने क्या बोला? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो व्हाट इट इज, ये होता क्या है? तो पहले जो गरीबी को देखा जाता था या समझा जाता था, पहले गरीबी का मतलब होता था कि भाई अलग अलग टाइम पे हमारे देश में अलग अलग कमिटीज आई, उन्होंने गरीबी को समझाया। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी आई, रंगराजन कमेटी आई, अलग अलग कमिटीज आई और उन्होंने बताया। तो पहले जो पॉवर्टी निकलती थी वो निकलती थी इनकम के हिसाब से। हम लोगों ने कहा भैया वो लोग जो इतना एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं कमाते हैं वो गरीब है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके बीपीएल कार्ड बनते हैं, एपीएल कार्ड बनते हैं, तो एक इनकम स्लैब के ऊपर बनते हैं। इस इनकम स्लैब से नीचे जो कमाता है वो गरीब। लेकिन बाद में कहा गया कि भाई इनकम अपने आप में सब कुछ नहीं होती, तो हम लोगों ने उसको कैलोरी इनटेक से जोड़ा। हम लोगों ने कहा कि भाई जो अर्बन एरिया में जो लोग हैं, जो 1800 कैलोरीज पर डे ले लेते हैं, जिनको मिल जाती है, वो तो गरीब नहीं है, लेकिन उससे कम जिनको मिलती है वो गरीब। और अर्बन एरियाज में हम लोगों ने कहा कि इट इज सॉरी रूरल एरियाज में हम लोगों ने कहा कि 2100 कैलोरीज जिसको मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बात हुई किसकी? पॉवर्टी। लेकिन इसके बाद भी देखा गया कि पॉवर्टी के मामले में कुछ और प्रोग्रेस नहीं हुई। तो यूएनडीपी कम्स विद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यूएनडीपी ने कहा कि भाई पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल हो। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि किसी आदमी को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं देश में, किसी को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा है, किसी के हाउस होल्ड में टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, किसी को और भी बहुत सारी चीजें वो कर सकता था लेकिन अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है उसके पास। एजुकेशन है लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उसको भी यूएनडीपी ने कहा कि वो भी गरीब है, वो मल्टी डायमेंशनली तौर पर गरीब है। कि उसके पास उसके पास साफ घर नहीं है, उसके पास एडिक्वेट वाटर नहीं है, सैनिटेशन की व्यवस्थाएं उसके पास नहीं है, उसके घर के मेंबर्स मालनरिश्ड हैं। तो इस तरीके से हमने एक अलग मेजर निकाला गरीबी को नापने का, जिसको हमने क्या बोला? हमने उसको कहा इट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और ये किसके द्वारा निकाली जाती है? ये भी अगेन इट इज कैलकुलेटेड बाय, इट इज रिलीज्ड बाय यूएनडीपी। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट भले ना हो, लेकिन ये बाकी और चीजों की समझ बढ़ाने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हो जाते हैं। इसलिए भी मैं इसको डिटेल में लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी एज सच कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है। मतलब टाइम हमारे पास काफी है, आसानी से हम लोग सिलेबस को खत्म कर लेंगे। ठीक है, अगर रोज इसी तरह से क्लासेस चलती रही 40-40 मिनट्स की तो। ठीक है, और अब तो शायद कोई नेटवर्क का इतना भी इशू नहीं आ रहा है, तो शायद अब तो ऐसा नहीं लग रहा है ना आपको कि कुछ दिक्कत हो रही है क्लास में। मतलब नो सर। काफी चीजें तो ठीक हो गई है। रूपाली कोई डाउट है बेटा? नहीं सर, आज तो सही है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है आज। नेटवर्क कल प्रॉब्लम भी था नहीं सर। आई है और क्लासेस आपकी रिकॉर्ड भी हो रही हैं रोज का रोज। मैं उनको यूट्यूब में अपलोड भी कर दे रहा हूँ, तो अगर यहाँ नहीं देख पा रहे हो तो वहां से कनेक्ट हो जाओ। किसी तरीके से आप यस कहीं ना सर। कहीं उनको कर सकते हो, कोई ऐसा इशू आप लोगों के पास रहता नहीं है। ठीक है, तो अगर यस इसी सर। तरह चलता रहे तो सिलेबस बहुत जल्दी हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, बस अब हमने ये ह्यूमन डेवलपमेंट
डेवलपमेंट पढ़ लिया, आज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आपको थोड़ा समझाया, कल इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आखिर होता क्या है, कैसे निकलता है, क्या क्या चीजें होता है, कल ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूरा एक टॉपिक आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, क्या 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 उसके इंटीग्रेंट्स हैं, पॉल्यूशन कैसे इफेक्ट करता है, कैसे क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक्स के बीच में रिलेशनशिप है, वो पूरा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले में पढ़ेंगे। उसी में ही फिर अगर हम और डिटेल में चले जाएं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी समझ लेंगे। उसके बाद फिर आपकी और चैप्टर्स पूरे होंगे। तो इतना फिलहाल आपका ये समझना है, ठीक है। आई होप आपको HDI, GII और IHDI समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है इसमें किसी को तो बताइए। अक्षिता या रूपाली कोई डाउट है बेटा इन दोनों में? नो सर बाकी तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसको देख के सर, वीडियोस वगैरह देख के ना, आपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, कोई डाउट होगा तो दोबारा देख लो और हो जाएगा क्लियर डाउट। बाकी सही है सर। एक बार वो कल मैं भेज नहीं पाया था नोट्स, आज मैं कुछ आप लोगों को कुछ पेजेस भेजूंगा बुक के, तो वो एक बार आप पढ़ लेंगे और सर एक बार जरा आप बुक का नाम बता दो मेरे को। बेटा देखो मैं तो बहुत सारी रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करता हूँ, दत्तन सुंदरम हो गया, मिश्रापुरी हो गया, उमा कपिला वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन वैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स प्लस आपकी एक बुक आमतौर पे ग्रेजुएशन में लगवाती है गढ़वाल यूनिवर्सिटी, वो है वीके पब्लिकेशन की बुक, वो आप रेफर कर सकते हैं। वीके पब्लिकेशन की बुक है, क्योंकि रेफरेंस बुक बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी, वो लेना मत, क्योंकि मैं उन्हीं से सारे लेक्चर्स बना रहा हूँ आपके लिए और उसमें करंट भी ऐड करके करा रहा हूँ, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वीके पब्लिकेशन की बुक आप खरीद लेना, ठीक है। वीके पब्लिकेशंस बस इतना ही बोलूं? इकोनॉमिक्स की वीके पब्लिकेशंस दे दो? नहीं, वो भी बताना पड़ेगा ना, आपको सब्जेक्ट भी बताना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी, ठीक है। ठीक है। फिफ्थ सेम बोलना, फिफ्थ सेम की इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड डेवलपमेंट वाली किताब दे दीजिए वीके पब्लिकेशन तो मिल जाएगी। दोनों सेम की अलग अलग किताब आ रही है, सेम की अलग आएगी, अगले सेम की अलग आएगी, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो वो खरीद लीजिए, ये वाले लेक्चर्स देख लीजिए, कोई भी अगर डाउट अगर आपको होता है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना, किसी भी समय हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्लास खत्म कर रहा हूँ आज की, और इसके अलावा एक आध चीज जरा और देख लो, वो अपने लेवल पे इसको नोट कर लेना। एक होता है, एक जेंडर पैरिटी इंडेक्स होता है, वो भी वुमेन्स के पार्टिसिपेशन के लिए निकलता है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, यूनेस्को जारी करता है इसको, ओके ठीक है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स वो एक होता है। एक वुमेन इन पॉलिटिक्स रिपोर्ट बीच में आई थी, वो एक बार आप पढ़ सकते हैं अगर उसमें कुछ आपको डाउट होगा तो। वुमेन एंड वुमेन इन पॉलिटिक्स रिपोर्ट। ओके। एक जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी जारी करता है, जेंडर गैप इंडेक्स बोलते हैं उसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये सब आपके कंपटीशन के काम भी आएंगे। जेंडर गैप इंडेक्स, इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो भी एक बार आप देख लेना, ओके ठीक है। तो ये सब चीजें समझेंगे तो काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास खत्म कर रहा हूँ, फिर हम लोग कल इसको दोबारा पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।